हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी और फेडरल, या फिर दोनों का ब्लेंड है? ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो राहुल, कोमल, प्रवीण, अनिकेत, सैफ, अंकित, विश्वजीत, रीचा, साक्षी, संध्या, अरुण, पंटूस, विष्णु, मणि प्रकाश। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां पर क्या होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है ना, यानी कि दोहरी सरकार होती है। एक स्टेट में होगी और एक सेंटर में होगी, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि वहां पर क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन होता है, यानी कि जो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। और इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या पावर सेंटर के पास है, क्या पावर स्टेट के पास है। थर्ड हम लोगों ने देखा कि वहां पर क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप होती है मतलब क्या, दोहरी नागरिकता होती है। इसका दो मतलब होता है। एक तो मतलब यह है कि वहां पर स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और पूरे देश की अलग नागरिकता होती है। और दूसरा मतलब यह है कि वहां के सिटीजनशिप के अलावा अगर आप किसी अन्य कंट्री की भी सिटीजनशिप रखना चाहते हो, आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो चौथा याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, अगला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यहां पर जहां पर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फेडरल गवर्नमेंट होगी, वहां पर क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वहां पर संविधान कैसा होगा, लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। इसके बाद याद रखेंगे नेक्स्ट जो है, यहां पर क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है का मतलब क्या, कि ये मतलब मैंने क्या बताया मनु जी, कि ऐसा कोई संविधान जो मतलब अमेरिका के संविधान के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, अगर वो प्रॉपर्टी किसी संविधान में हमें देखने को मिलती है तो हमें क्या बोल देते हैं कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। तो हम कंपेयर करते हैं अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है वो कैसा है, फेडरल है। और अमेरिका में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये प्रॉपर्टी होगा किसका, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद याद रखिएगा, यहां पर सुप्रीमेसी रहता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो होगा क्या होता है, यहां पर सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे बहुत सवाल बनते हैं आपके पेपर में कि इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है, कौन सा फेडरल फीचर है। इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। इसके बाद कि जैसे एक सवाल मतलब आपको मैं पूछूं कि अगर जैसे एक सवाल था कि इसमें से कौन सा संसदीय, भारत के संसदीय तंत्र की या संसदीय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है ना, कौन सा भारत के संसदीय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, अगर ऐसा एक सवाल है तो उसमें ऑप्शन है कि यहां पर लोकसभा के मेंबर्स लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यहां पर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और चौथा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि सबसे मेन फीचर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। आपको बताया था जब पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, संसदीय प्रणाली जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर बताया था इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यानी कि वहां पर जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मतलब इस सब प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर चौथा जो है, मतलब यहां पर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान सर्वोच्च है यहां, है ना। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा नेक्स्ट है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कैसा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? कठोर संविधान होता है। इट मींस व्हाट? इट मींस यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, यानी संविधान में संशोधन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ना। यानी कि आसानी से इजीली आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं कर सकते। आपको संविधान में संशोधन करने के लिए यू हैव टू गेट रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि आपको राज्यों से सहमति लेने की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जब भी आप संशोधन करना चाहेंगे तो। टॉपिक का नाम है यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसके बाद यहां पर याद रखिएगा अगला जो इसकी विशेषता है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है। यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, यानी कि यहां पर जो है ना न्यायपालिका कैसी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ना। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट होगा जुडिशियरी यहां पर, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और हमने इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से ही लिया है हमने, है ना। ठीक है, पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आदित्य। अरे टॉपिक नेम कल ही लिख दिया था बाबू, है ना। एक टॉपिक क्या ऐसा थोड़े है कि एक ही दिन में खत्म हो जाता है, कल ही टॉपिक लिखा हुआ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम राज बाबू भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको बताएंगे यूएसए में कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है सर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंट्री में वहां पार्लियामेंट इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि सेलेक्टेड किए जाते हैं एक्सपर्ट को, और इलेक्शन एक प्रेसिडेंट के लिए जो स्टैंड हुए हैं वही वाली इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए जो प्रेसिडेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट किए, वो अपॉइंट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट चुनते हैं उनको। ठीक है, बाकी जो वहां लोअर हाउस का जो मेंबर है, जो वहां का आपका अपर हाउस का मेंबर है ना, उनके लिए निर्वाचन होता है, और प्रेसिडेंट के लिए भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, है ना। वो बताएंगे जब हम आएंगे ना, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो बताएंगे आपको। तो इसे आप लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। और मेरा सवाल है, आप ये बताइए, अरे अभी थोड़ा इंतजार करिए आप लोग, है ना। पहले हमें यूनिटरी फेडरल पढ़ाने लेने दीजिए, फिर भारत के नेचर की बात करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट करने दीजिए, आपके जितने भी मन में डाउट्स था ना, सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे ऑलरेडी। मेरा एक सवाल आ रहा था, आप लोग ये बताइए कि हमारे संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की बात करी गई है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात करी गई है। और देखिए मैं आपसे बीच बीच में ऐसे आर्टिकल्स पूछता रहूंगा, और इसका एक ही पर्पस है, आपको चीजें याद कराना, है ना, ताकि आपको आर्टिकल अलग से मेमोराइज करने की जरूरत ना हो, आपको आर्टिकल क्या हो जाए, याद हो जाए। और याद रखिएगा हमारे संविधान का आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 है, जो ये कहता है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशियरी है उसका क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण होना चाहिए। जो याद रखिएगा जहां पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा।
यानी कि वहां की जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वहां की जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसमें क्या दो हाउसेस होंगे, है ना, ये है इसका मतलब। इसके बाद की बात करते हैं, यहां पर नो, यहां पर याद रखिएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, और यू कैन से अपर हाउस, है ना, ब्रैकेट में आप अपर हाउस भी लिख सकते हो। यहां की जो उच्च सदन होती है ना, राज्यसभा जो होती है, इसमें राज्यसभा या उच्च सदन में, राज्यसभा या उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, समान प्रतिनिधित्व होता है। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में मान लीजिए कितनी सीटें हैं, 200 सीट्स हैं वहां, और मान लीजिए वहां पर कितने स्टेट हैं, 20 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट को क्या दे दिया जाएगा, 10-10 सीट दे दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं कि उसका पॉपुलेशन क्या है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी एरिया कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर 200 सीट है और 20 राज्य है तो सभी राज्यों के लिए यहां पर क्या होगी, 10-10 सीटें होगी हर स्टेट के लिए, ठीक है। मनु जी, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है ना, वो एक क्या है, परमानेंट हाउस रहता है, इसलिए उसे अपर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, दे नेवर डिसॉल्व, है ना, इसलिए उसे अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। और दूसरा, उसके जो सदस्य होते हैं जनरली, मतलब जो है ना, मतलब थोड़े वो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने फील्ड में क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह ज्यादा होता है चीजों का, है ना, इसलिए उसे हाउस ऑफ एल्डरलीज भी कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं उसे, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये सभी फीचर्स हैं किसके, ये जो अभी तक हम लोगों ने फीचर देखा, वो फीचर देखा हम लोगों ने किसके, फेडरल सिस्टम के। अब हम लोग यूनिटरी सिस्टम के फीचर देखेंगे, एंड फिर हम लोग बात करेंगे इंडिया का नेचर कैसा है, व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल विष्णु जी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के एकात्मक रूप के गुण या की विशेषता, एकात्मक रूप की विशेषता। यानी जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहली विशेषता याद रखिएगा, यहां पर सिंगल गवर्नमेंट होती है, एकमत सरकार होती है, बस सेंटर में सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि एकल सरकार होगी। यहां पर स्टेट में ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है, यहां पर स्टेट में ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। अरे भाई तुम ना मिथुन, थोड़ा सा सब्र रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं ना पहले उसे पढ़ लीजिए, फिर डाउट पूछा करिए बीच में। राज्यसभा इसलिए डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि जैसे राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स है ना, इसमें हर 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं, है ना, हर 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होता है, पूरा मेंबर रिटायर नहीं होता है। हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है, ताकि उसकी परमानेंसी बनी रहे, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। और जब राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा में पूरा डिटेल में बात करेंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग राज्यसभा हियर, है ना। तो जब भी ऐसे डाउट, जब ये चीज पढ़ा रहे हैं इस पर अभी फोकस करो। आप राज्यसभा में अटके हुए हैं, आप भी जो पढ़ रहे हैं, फिर आप जब मैं आगे
स्केड्यूल पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, उस समय आप पूछेंगे सर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दीजिए वो क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दीजिए ये क्या होता है। अभी जो पढ़ रहे हैं इस पर फोकस करिए। जब राज्यसभा में आएंगे इतना राज्यसभा पढ़ाएंगे आपको कि राज्यसभा में चलेगा कम से कम 1 लेक्चर 2 लेक्चर चलेगा राज्यसभा। वहां पर बताएंगे राज्यसभा के बारे में, क्यों डिसॉल्व होता है, क्या कारण है, कब बना, कैसे चुनाव होता है, इसका सब कुछ बताएंगे। हर चीज का एक समय आता है ना। दूसरी बात करें तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती, सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप होती है यानी कि यहां पर एकल नागरिकता होती है। एकल नागरिकता का मतलब क्या, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की नागरिकता मिलती है, और अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो किसी और देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते हैं। ओके, किसी और देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं ना दिक्कत क्या है, समस्या क्यों हो रही है, मैं समझ रहा हूं। अब देखिए, अब जैसे विष्णु में पूछ रहा प्रस्तावना कब से चलेगी, प्रस्तावना स्टार्ट होने में अभी टाइम लगेगा, आई थिंक मार्च में स्टार्ट होगी प्रस्तावना, है ना, मार्च तक का टाइम लगेगा प्रस्तावना स्टार्ट होने में। एक्चुअली बच्चों ने कभी क्या है ना, एक्चुअली बच्चे जो पढ़ते हैं सीधा स्केड्यूल पढ़ना स्टार्ट किया, पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया, संविधान सभा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोर्स, पार्ट, स्केड्यूल, प्रियम्बल, उसके बाद बाकी चीजें पढ़ लेते हैं, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। एक्चुअली ये सब पढ़ते ही नहीं, उनको समस्या हो रही है। ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जिन्होंने कि ये पढ़ा ही नहीं है। वो सीधा क्या चाहते हैं, वो चाह क्या रहे हैं कि मैं सीधा संविधान सभा से स्टार्ट करूं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद मैं चलूं सोर्स, स्केड्यूल, पार्ट, प्रियम्बल, फिर बाकी चीजें मैं ऐसे पढ़ा। मतलब ये सब मत पढ़ाइए। उनका मानना यह है कि ये सब क्यों आप पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है इसका, जाके पेपर देखो, है ना, यहां से भी सवाल बनता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा। अभी हमें आर्टिकल नहीं पढ़ाना है ना, सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ाना है। हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल पढ़ने में हमें 1 दिन लगेगा। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 को पढ़ने में 2-2 दिन, सिर्फ एक आर्टिकल को पढ़ने में 2 लेक्चर जाएगा हमारा, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस। हमें रटाना नहीं है आपको, हमें चीजों को समझाना है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो मैंने आपसे बस प्रॉमिस किया, आपके साथ वादा किया, आपको ऐसा कंटेंट देंगे, ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं उस लेवल पर आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, बट आप कह रहे हो कि नहीं सर उस पर मत जाइए, हमें एसएससी तक ही रहने दो। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम एसएससी तक ही रख देंगे फिर कंटेंट को। फिर मैं सीधा स्टार्ट करूंगा कहां से, फिर मैं स्टार्ट करूंगा सीधा संविधान सभा से, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बीच में सब कुछ स्किप हो जाएगा फिर, और फिर उतना ही जितना काम का चीज है ना उतना ही फिर पढ़ाऊंगा। तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो इससे पूरा फ्लो खराब होता है, और मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप बीच में बेतुके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि आपको पूरे देश की एक ही नागरिकता मिलेगी और किसी अन्य देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते। और हमारे देश में भी क्या है, हमारे देश में भी सिंगल सिटीजनशिप है, और ये सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके बाद की बात करते हैं, यहां पर देखिए क्या होता है ना, नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे वहां पर क्या था, सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या था, डिवीजन ऑफ पावर था, लेकिन यहां पर केंद्र तथा राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। ऑल पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। देखिए जहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाए, जहां पर केंद्र के पास ही सारी की सारी शक्तियां हैं, वो क्या है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है।
और स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट है भी तो वहां पर उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं तो यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन, यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन, यानी कि यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संविधान जो हो ना लिखा हुआ हो। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। जबकि वहां पर क्या था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, संविधान जो है ना वो क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि संविधान लिखा हो। इन दिस कंडीशन, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और मे बी अनरिटन। ओके, बात समझ में आ गई। अमेरिका में है, आप डबल सिटीजनशिप ले सकते हैं। अमेरिका का देखिए क्या है ना, अमेरिका अब शायद अभी ट्रंप आए मे भी उसमें कुछ वो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन अभी तक जो है ना वहां पर कि अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका के हैं ही, बाकी आप किसी देश की नागरिकता लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं तो बाकी आप किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। भारत की नागरिकता अगर आप रखते हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकते। हमारे देश में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अगला, नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहां पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम और मे नॉट, यानी कि यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संविधान सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर संविधान सर्वोच्च हो। कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और फ्लैक्सिबल, यानी कि यहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो, फ्लैक्सिबल मतलब रिजिड हो। कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और फ्लैक्सिबल, यानी संविधान कठोर और लचीला हो सकता है। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है, संविधान कठोर या लचीला हो सकता है ना, या तो कठोर या लचीला, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर संविधान कठोर हो या लचीला हो। इसके बाद याद रखिएगा, यहां पर जो जुडिशियरी होती है, मतलब कि यहां पर लेजिस्लेचर जो होता है बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है। बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, यानी कि यहां पर जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेटिव विंग है गवर्नमेंट का, वो द्विसदनात्मक भी हो सकता है, एक सदनात्मक भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल हो। द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक विधानमंडल हो सकता है, एक सदनात्मक विधानमंडल हो सकता है। लेकिन यहां पर जो जुडिशियरी है ना, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि जुडिशियरी यहां पर क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या, पूरे देश में एक सिंगल एकीकृत न्यायपालिका है।
न्यायपालिका है, यानी पूरे देश के अंदर एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, यानी कि यहां पर राज्यसभा या अपर हाउस में लिख लीजिएगा, यहां पर राज्यसभा या उच्च सदन में, राज्यसभा या उच्च सदन में, राज्यसभा या जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा या उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता, राज्यों का अनइक्वल या असमान प्रतिनिधित्व होता है। लचीला कैसे होगा? लचीला का मतलब कि यहां पर संविधान जो है ना, रिजिड भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, या तो रिजिड या लचीला, है दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसमें। यानी कि यहां पर हो सकता है संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों की अनुमति पड़े, या हो सकता है यहां पर संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की जरूरत ना हो, है ना। द्विसदनात्मक का मतलब होता है जहां पर जो लेजिस्लेटिव विंग है ना खुशी जी, वहां पर दो दो सदन हो। जैसे हमारे देश का संसद है, उसमें दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। उसको बोलते हैं क्या, जब कोई लेजिस्लेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसमें दो दो हाउसेस हैं, दो दो सदन हैं, उसे बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं मिथुन जी। ठीक, चलिए यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं कि इंडिया का नेचर जो है ना, भारत के संविधान का नेचर कैसा है, उसकी बात करेंगे। कर लिया सभी ने नोट? ठीक है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में मान लीजिए 200 सीट है। अब वहां पर कोई जरूरी नहीं कि सभी राज्यों को बराबर बराबर सीटें दी जाए। हो सकता है किसी राज्य को वहां पर 50 सीट दे दिया जाए, किसी राज्य को 10 सीट दे दी जाए, किसी को 5 सीट दे दिया जाए। यूनिकैमरल का एग्जाम्पल जैसे कि हमारे देश के जो मान लीजिए 22 स्टेट्स हैं, वहां की जो विधानमंडल है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा है बस, है ना। वहां पर दो दो हाउसेस नहीं है, एक ही हाउस है ना। इसी तरह कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि मतलब जो है वहां का जो लेजिस्लेचर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है, दो हाउसेस नहीं है। ठीक है, अब भारत का संविधान कैसा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक, बिल्कुल राज जी। अब देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया में भारत का जो संविधान है उसमें कुछ फीचर्स कैसे हैं, यूनिटरी वाले हैं, और कुछ फीचर्स क्या हैं, आपके फेडरल वाले हैं। ठीक, कुछ फीचर्स कैसे हैं, यूनिटरी वाले हैं, और कुछ फीचर्स जो हैं कैसे हैं, आपके फेडरल वाले हैं। इसलिए भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, भारत के संविधान को क्वाजी फेडरल कहा जाता है, यानी अर्धसंघात्मक कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है ना, गुण में तो क्या है, फेडरल है, लेकिन उसका ज्यादा जो झुकाव है, ज्यादा जो उसका मतलब क्या कहते हैं, टिल्ट है, वो किसकी तरफ है, वो यूनिटरी की तरफ है। ऐसा क्यों, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है ना, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, समझिएगा पहले। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक गुण दोनों देखेंगे, यानी कि भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक संविधान का मिश्रण है, संविधान का मिश्रण है। इसलिए कहा जाता है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। क्या बोलते हैं उसे? क्वाजी फेडरल कहा जाता है। यानी भारत का जो संविधान है ना वो अर्ध संघात्मक है। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, क्योंकि ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है। इसलिए भारत के संविधान को कहा जाता है ये कैसा है, ये अर्ध संघात्मक है। इसके बाद की बात करते हैं, है ना। दूसरी बात करें तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो संविधान का नेचर है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, यूनिटरी इन स्पिरिट। यानी कि भारत का संविधान गुण में संघात्मक है, लेकिन उसका झुकाव एकात्मक की तरफ ज्यादा है। क्यों? तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे भारत संविधान के एकात्मक और संघात्मक गुण तो आपको तुरंत समझ में आएगा। झुकाव एकात्मक की ओर ज्यादा है। यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नेचर में तो फेडरल है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और वो संविधान में लिखा हुआ भी है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है, सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है। और इसके पीछे वजह है, सेंटर को ज्यादा पावर देने के पीछे वजह है। क्या वजह है? वी विल डिस्कस। यानी कि भारत के संविधान में भी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कि नेचर में फेडरल है, लेकिन उसका ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? यूनिटरी की तरफ है। क्योंकि केंद्र को यहां पर क्या की गई है? ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए कहा जाता है भारत के संविधान के बारे में कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। और ये चीज जो हमने ली है ना, ये जो प्रोविजन हमने अपने संविधान में लिया है कि मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, यानी हमारे देश के अंदर क्या है? फेडरल सिस्टम है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। संघात्मक व्यवस्था है लेकिन मजबूत केंद्र के साथ, यूनिटरी फीचर के साथ। यह चीज जो हमने अडॉप्ट की है कहां के संविधान से? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा में भी यही व्यवस्था है, मजबूत केंद्र के साथ वहां पर भी क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। और वहीं से हमने इस चीज को लिया, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि फेडरल सिस्टम को रखा है लेकिन उसमें सेंटर को हमने ज्यादा पावर दे दी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, वहां पर दोनों के पास मतलब जो शक्तियों का मतलब क्या होता है? बराबर विभाजन। वहां पर ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं, क्लियर डिवीजन होता है वहां पर पावर का। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर थे। पहले आप इसे लिखो। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने भारत के संविधान के बारे में क्या क्या कहा।
भारत के संविधान के बारे में क्या क्या बातें कही उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिख लिया यहां तक सभी ने? कैन आई मूव? नहीं नहीं, उधार का थैला कहने के पीछे अलग बस है। उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जब संविधान बन रहा था, हमारे संविधान में जो 60 कंट्रीज, हमारे जब संविधान बन रहा था उस समय 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उन 60 देशों के संविधान से कोई अलग अलग चीजें ली गई है। कृष्णा कुमारी जी जाकर के कल का लेक्चर देखिए, संघात्मक का मतलब बकायदा बताया हुआ है ना। बी रेगुलर इन क्लास, अगर बी रेगुलर क्लास में नहीं रहेंगे तो फिर समस्या इस तरह की होती रहेगी। कल ऑलरेडी मैंने संघवाद और संघात्मक सबका मतलब बता दिया और लिखाया हुआ भी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं केसी वेयर। केसी वेयर, और ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। केसी वेयर ने भारत के संविधान के बारे में क्या कहा? तो केसी वेयर ने भारत के संविधान के बारे में, भारत के संघवाद के बारे में कहा कि इंडिया इज क्वाजी फेडरल। इन्होंने क्या कहा? इंडिया इज क्वाजी फेडरल, यानी कि भारत क्या है? एक अर्ध संघ है। भारत क्या है? एक अर्ध संघ है, या भारत का जो संविधान है वो कैसा है? क्वाजी फेडरल है ना। केसी वेयर। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है? केसी वेयर ये पॉलिटिकल थिंकर थे, है ना, केसी वेयर। इसके बाद की बात करते हैं, दूसरा याद रखिएगा, एक थे जी ऑस्टिन, ये ब्रिटेन के थे, जी ऑस्टिन। इन्होंने भारत के संविधान के बारे में कहा इंडियाज फेडरलिज्म। ये सब स्टेटमेंट आपको मेमोराइज करना है, पूछा जाता है, सीधा पूछ दिया जाएगा। किस पॉलिटिकल थिंकर ने भारत के संविधान के बारे में कहा कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघ है, या भारत एक अर्धसंघ है? या फिर इस तरह से आपके पॉलिटिकल थिंकर के नाम दे दिए जाएंगे। इन्होंने भारत के संघवाद के बारे में क्या कहा? इंडियाज फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन्होंने क्या कहा? इंडियाज फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि भारत का जो संघवाद है, भारतीय संघवाद, सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो केंद्र और राज्य जो है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक दूसरे के कॉपरेट करके क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन होता है। अर्ध संघ का मतलब होता है बाबू जहां पर कि सारे के सारे फेडरल फीचर नहीं है, कुछ फेडरल फीचर है, कुछ यूनिटरी फीचर है, कुछ एकात्मक प्रावधान है, कुछ संघात्मक प्रावधान है। ना तो पूरी तरह से संघात्मक है, ना ही पूरी तरह से एकात्मक है। इसलिए भारत के संविधान को क्या कहा? अर्ध संघ कहा, अर्थ संघ नहीं, अर्ध संघ। ठीक है, क्वाजी फेडरल। नेक्स्ट है, इसके बाद की बात करते हैं जी ऑस्टिन के बाद, याद रखिएगा, एक थे आइवर जेनिंग्स। ठीक, आइवर जेनिंग्स, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, केसी वेयर ने क्या कहा है ना। आइवर जेनिंग्स ने कहा, याद रखिएगा, कि भारत का संविधान जो है ना, इंडियाज फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म is federalism with a strong center, is federalism with strong center. India's federalism is federalism with a strong center, यानी कि भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद मजबूत केंद्र वाला संघवाद है। यानी कि फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन यहां पर क्या है?
केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है ना। कोऑपरेटिव का मतलब जहां पर कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करें, कोऑपरेट करके काम करें। ठीक है, क्लियर है। जहां पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को काम करें कोऑपरेट करके, हालांकि मतलब दोनों की मतलब हाँ, कभी जैसे मान लीजिए ज्यादा पावर रिक्वेस्ट करके कह रहे ये काम करवा दीजिए, कभी इस सेंटर को कोई काम करना है तो वो स्टेट के साथ कोऑपरेट करके काम करती है ना। तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जहां की दोनों मतलब क्या करें, एक दूसरे से कोऑपरेट करें। क्लियर है पॉइंट। फटाफट से लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। केसी वेयर जो थे ये फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है ना। केसी वेयर कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है जी, ऑस्टिन आपके ब्रिटेन के थे। बाकी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कहाँ के थे, है ना, ये आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक इसके बाद याद रखिएगा, एक थे मॉरिस जॉन्स, एक पॉलिटिकल थिंकर और थे मॉरिस जॉन्स। मॉरिस जॉन्स ने भारत के संविधान के बारे में कहा, भारत के मतलब संघवाद के बारे में इन्होंने कहा, इंडियाज फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इंडियाज फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इन्होंने बहुत सही बात कही, एक्चुअली में ऐसा होता भी है। भारतीय संघवाद एक सौदेबाजी संघवाद है, भारतीय संघवाद एक सौदेबाजी संघवाद है। सर सौदेबाजी संघवाद का मतलब क्या, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या। यहां पर सेंटर और स्टेट जो है ना, ये एक दूसरे के साथ बार्गेन करती है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार को कोई भी मतलब ऐसी योजना लागू करनी है किसी स्टेट में, या केंद्र सरकार को मान लीजिए कोई मतलब तरह का संविधान में संशोधन करना, उसके लिए राज्यों की अनुमति जरूरी है ना। अब राज्य क्या करेगी वहां पर कि कहेगी कि देखिए सर ये वाला स्कीम तो लागू कर देंगे आपका, है ना, या फिर ये वाला जो है काम आपका बिल जो है ये वाला जो आप भेजे हैं उसको पास करवा देंगे, लेकिन हमारा भी एक काम है, हमारे स्टेट में 2-3 एम्स खुलवा दीजिए ना, हमारे स्टेट में 2-4 आईआईटी खुलवा दीजिए ना, हमारे स्टेट में 3-4 हाईवे पास करवा दीजिए ना। मतलब स्टेट जो है क्या करेगा, सेंटर के साथ जाकर के बार्गेन करेगा कि हाँ हम आपका काम करेंगे, लेकिन क्या करिए हमारा भी आप कुछ काम कर दीजिए। और इस मामले में जो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, ही इज वेरी ब्रेव। वो उड़ीसा के लिए इतना काम निकलवाते थे सेंटर से, बार्गेनिंग कर करके, ठीक है, कभी कि हमें स्टेडियम दे दीजिए, कभी हमारे यहाँ एम्स दे दीजिए, कभी हमारे यहाँ आईआईटी दे दीजिए, है ना। वो काफी काम निकलवाते थे सेंटर से, कभी हमारे यहाँ ये पास करवा दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे। ठीक है, और वहीं पर देखिए जो मतलब वहीं पर जो बगल का स्टेट वेस्ट बंगाल, वो बार्गेन नहीं कर पाती, तो इसलिए वहां पर देखिए उड़ीसा में डेवलपमेंट ज्यादा होता है, इस वजह से वेस्ट बंगाल में देखिए डेवलपमेंट कम हो रहा है, क्योंकि सी इज नॉट गोइंग टू बार्गेन विद सेंटर। वो अकड़ जाती है, नहीं है ना, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं, मैं वहां पर जाकर बार्गेनिंग नहीं मानूंगी इस बात को। ठीक है, इसलिए भारत के संघवाद के बारे में क्या कहा गया है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कैसा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। इसी तरह जब भी स्टेट को कोई काम निकालना होता है तो वो सेंटर के पास जाकर के वो करती है कि हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो दैट्स व्हाई इंडियाज फेडरलिज्म, इसलिए इंडिया के फेडरलिज्म को कहा जाता है क्या, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा किसने, मॉरिस जॉन्स ने। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी।
अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के संघात्मक गुण और भारतीय संविधान के एकात्मक गुण। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के संघात्मक गुण देखते हैं और फिर एकात्मक गुण देखेंगे, है ना। तब आपको खुद ही पता चलेगा व्हाई इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्यों भारत का जो संघवाद है, भारत का जो मतलब संविधान है, मतलब नेचर में तो संघात्मक है, गुण में तो संघात्मक है, लेकिन उसका ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मक की तरफ है। हर स्टेट करता है ना कृष्णा जी, बिल्कुल करता है। ठीक है, तभी तो बिहार कहता है कई बार कि हमें, अभी देखिए बिहार में अभी चुनाव है ना, और अभी देखिए बिहार में कितने मतलब जो नया बजट है उसमें देखिए बिहार के लिए कितनी चीजें हैं, वहां पर कितनी चीजें की गई है बिहार गवर्नमेंट के लिए, मतलब बिहार राज्य के लिए। मखाना बोर्ड का, अलग अलग चीजों का घोषणा किया गया, बिहार को काफी चीजें दी गई। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के संघात्मक गुण। भारतीय संविधान के संघात्मक गुण कई बार आपसे पूछा जाता है यहां से, इसमें कौन सा भारतीय संविधान का संघात्मक गुण है? भारतीय संविधान के संघात्मक गुण, भारतीय संविधान के संघात्मक गुण। ठीक, यहां पर जब बात करते हैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट है क्या? डुअल गवर्नमेंट या फिर इसी को डुअल पॉलिटी भी बोलते हैं। डुअल गवर्नमेंट या डुअल पॉलिटी है क्या? यानी कि दोहरी सरकार है क्या? हाँ या नहीं बोलो। हमारे देश में दोहरी सरकार है, बिल्कुल है। अरे सेंटर में अपना अलग गवर्नमेंट है, सेंटर का, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। केंद्र में क्या? केंद्र यूनियन गवर्नमेंट है, संघ की सरकार है। और राज्यों में क्या है? हर स्टेट में भी क्या है? अपना अलग अलग गवर्नमेंट है। हर स्टेट में क्या है? अपना स्टेट गवर्नमेंट है, यानी राज्य की सरकार है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर ये जो डुअल पॉलिटी या डुअल गवर्नमेंट जो है, ये कैसा फीचर है? ये एक फेडरल फीचर है। दूसरी बात करें डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। हाय नहीं बोलो, पढ़ाया हुआ आपको डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड इट इज मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल? मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा हुआ है। यानी केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। कहां पर है यह विभाजन? बताया है आपको, बताओ कहां पर यह विभाजन है संविधान के अंदर? हम लोगों ने देखा था 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, याद करिए। 7वीं अनुसूची में बाकायदा मेंशन है यूनियन लिस्ट पर स्टेट कानून, मतलब यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर क्या? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बनाएगी। यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, और वो बकायदा लिखा हुआ है संविधान में। कहां पर लिखा है? 7वीं अनुसूची में लिखा है। इसका मतलब ये भी कैसा फीचर है? इट इज ऑल्सो ए फेडरल फीचर। ये भी एक कैसा फीचर है? ये भी आपका एक फेडरल फीचर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप देखिए क्लियर डिवीजन है, पावर का विभाजन किया गया है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट। आप देखो, यानी कि केंद्र सरकार जो है ना, वो ज्यादा सब्जेक्ट पर कानून बना रही है। मतलब कि फेडरल सिस्टम है, हमने पावर का डिवीजन किया, लेकिन सेंटर ने ज्यादा विषय का, ज्यादा सब्जेक्ट को अपने पास रख लिया।
यानी सेंटर ने कहा 100 सब्जेक्ट पर मैं कानून बनाऊंगा, स्टेट सिर्फ 61 सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। इसका मतलब क्या है? फेडरल सिस्टम है लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र ने अपने पास ज्यादा शक्ति रखी हुई। ठीक है, बाकी और जो इसके फीचर्स हैं फेडरल और यूनिटरी फीचर, उसे हम लोग देखेंगे कल की क्लास में कि इंडिया के बचे हुए बाकी अन्य फेडरल और यूनिटरी फीचर कौन से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, शेड्यूल आर्टिकल से बाहर है ना, शेड्यूल जो होता है आर्टिकल के अंदर नहीं आता है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ, आगे के टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।